नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में 7 ऐसी फाइलें हैं, 7 ऐसे मामले हैं जो मोदी सरकार के लिए गले में फांस की तरह है। ये 7 वो मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की नजर भी है और अहम फैसले भी आने वाले हैं। कुछ मामले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में है तो कुछ मामले दूसरे जजों की बेंच में है। लेकिन ये सातों मामले इतने अहम हैं कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश मोदी सरकार के लिए सिरदर्द भी साबित हो सकते हैं और शिकस्त भी। सरकार के दिग्गज वकील अपनी फाइलें मजबूत कर रहे हैं, कागज पत्तर जुटा रहे हैं, क्योंकि जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है, दलीलें वहां भी देनी है और तारीखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देश का इंतजार कर रही हैं। अब जरा उन 7 मामलों की गंभीरता और मोदी सरकार की चिंता को समझिए। मैं पहले वो 7 मामले आपको बता देता हूं, फिर इसी वीडियो में आगे वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार NK सिंह आपको बताएंगे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, क्या कर सकता है, क्या फैसले दे सकता है और कैसे सरकार की गर्दन फंसी है। क्यों चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और दूसरे जजों के संभावित फैसलों के डर से मोदी सरकार अभी से चिंतित है। क्यों सरकार में बेचैनी है कि पता नहीं किस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, क्या लतार लगाएगा और उससे सरकार की कितनी फजीहत होगी। वो मामले कौन कौन से हैं समझिए। केस नंबर 1, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। 31 जुलाई तक सरकार को जवाब देना है। देश चला रहे बड़े मोदी और राहुल के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे छोटे मोदी, उन दोनों के मंसूबों का फैसला इसी केस के साथ होना है, तो तारीख अहम है। केस नंबर 2, मणिपुर में हिंसा पर याचिकाओं पर फैसला होना है। चीफ जस्टिस ने लताड़ लगाई, आपको पता है। मणिपुर पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की लताड़ के बाद 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना है। तो ये हुए 2 केस। केस नंबर 3, शिंदे गुट की अयोग्यता का मामला। मोदी और शाह से सेटिंग करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे दल बदलू एकनाथ शिंदे और उनके कुनबे की किस्मत तय होनी है। यह भी सुप्रीम कोर्ट में अभी मुकदमा है। केस नंबर 4, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की अपील। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी और शाह के लिए तमाचे की तरह भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही अध्यादेश से पलटा गया है। केस नंबर 5, आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के खिलाफ सुनवाई। यह भी बहुत अहम होगा। केस नंबर 6, PMLA मामले में रिव्यू की मांग पर सुनवाई। केस नंबर 7, DERC के चेयरपर्सन को लेकर केजरीवाल और LG विवाद पर सुनवाई। कुल मिलाकर ये सभी मामले देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करने वाले हैं और मोदी सरकार के इकबाल की बैंड भी बजा सकते हैं, क्योंकि सरकार को लगता है मोदी जी को कि उन्होंने जो फैसला कर दिया, जो कह दिया वो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट से आना और फैसला होना बाकी है। तो इसी वीडियो में आगे सुनिए NK सिंह से विस्तार से कि किस केस में क्या हो सकता है, 7 केस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसलों के बारे में आकलन, सुप्रीम कोर्ट का रवैया और नजरिया क्या है और सरकार के लिए कितनी मुश्किल है। तो सुनिए NK सिंह को। नमस्कार, मैं NK सिंह। अगले 3 हफ्ते केंद्र सरकार के लिए, खास करके मोदी जी के लिए, उनके मंत्रिमंडल और उनकी इमेज के लिए बहुत ही क्रूशियल होने जा रहे हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट में। और आप याद रखिएगा, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बहुत कुछ उसमें कहते हैं। ये जो 3 हफ्ते हैं, जिसके बाद 15 अगस्त का आजादी का दिवस मनाया जाएगा, इन 3 हफ्तों में हम आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो क्या क्या चीजें हैं जो सरकार की इमेज के लिए, सरकार के भविष्य के लिए और सरकार के वर्तमान के लिए भी काफी क्रूशियल होने जा रही हैं। पहले तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि राहुल गांधी का केस
4 अगस्त को आना है, शुक्रवार का दिन है। और राहुल गांधी का केस अपने आप में ही इंटरनेशनली काफी चर्चित हो चुका है। तो पहला केस तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस समय मणिपुर को लेके चर्चा है। मणिपुर को लेके चर्चा है। केंद्र की भूमिका क्या है वहां पे, इसकी चर्चा है। राज्य की भूमिका क्या है, इसकी चर्चा है। और मणिपुर के केस को लेके 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मामला आना है। और इस पे ये फैसला होना है कि सरकार को जो कहा गया था, और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को, जो हमारे देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर्स हैं, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों को सुबह ही मैसेज किया कि आप लोग कोर्ट में उपस्थित रहिए। और जैसे ही वो लोग आए तो कहा कि देखिए हम बहुत बेचैन हैं, जो कुछ मणिपुर में हुआ है, खासकर जो वीडियो हमने देखा है जिसमें 2 महिलाएं विवश होके, उनको सैकड़ों लोग उनके साथ एक अजीब सा हरकत कर रहे हैं जो कामुकता की पराकाष्ठा है। कामुकता क्या, वो सेक्सुअल हरेसमेंट है। और उसके साथ वो 2 घंटे 2.5 घंटे ये तांडव चलता रहा। पूरी दुनिया में इसका मजाक बना। हालांकि उसके बाद भी, इस घटना के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सब समझ नहीं पा रहे, हम बेहद परेशान हैं कि ये घटना हुई कैसे है। इस पे केंद्र से कहा है कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वहां पे क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो रहा है। और इसको लेके 28 तारीख को मांगा है कि क्या स्थिति है। लेकिन अभी तक मणिपुर के घटना में कुछ भी केंद्र सरकार ने नहीं किया है, जबकि बहुत स्पष्ट सभी लोग जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन साफ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद और 2 घटनाएं हो गई। आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि 2 अन्य महिलाओं को भी उसी तरह से नंगा परेड कराया गया, हत्या की गई एक अन्य केस में। तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर बेहद सीरियस है और मिजोरम में यह फैल चुका है। और अगर मिजोरम में फैलेगा तो नागालैंड में फैलेगा और नॉर्थ ईस्ट पूरा इसकी चपेट में आ जाएगा, असम भी नहीं बचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता है कि देश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हो क्या रहा है और इसमें सरकार की भूमिका, कल्पेबिलिटी कितनी है, दोष कितना है सरकार का, क्या ये हकीकत है, क्या जानबूझ के हो रहा है। क्योंकि ये जो घटनाएं हुई हैं, इन पे मेरा सीधा मानना है कि सरकार को मालूम था कि नंगा करके परेड किया जा रहा है, उनके साथ हरेसमेंट किया जा रहा है। इन सब के बावजूद सरकार कान में तेल डाले बैठी रही या एक्टिव उन लोगों का पार्टी वो रहा है, रोल रहा है। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट का तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके अफसर्स का, जो एक खास कम्युनिटी से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को 28 तारीख को, शुक्रवार का दिन है, इस पे इसको देखना है। और अगले शुक्रवार को राहुल गांधी का है। यूं कहिए सरकार पे शुक्रवार भारी पड़ने जा रहा है। वैसे शुक्रवार जुमे का दिन होता है। तो दूसरा ये है। लेकिन इन सब के अलावा आपको हम वो 7 केसेस बताते हैं जो लगातार इस अगस्त में आएंगे और कितने संवेदनशील हैं वो केसेस और सरकार की क्या स्थिति बन सकती है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र का केस है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आपने स्पीकर को कहा था और गवर्नर को कहा था कि आपने बिल्कुल वो जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनको इग्नोर किया जब आपने वहां पे बहुमत के लिए आदेश दिया कि बहुमत सिद्ध किया जाए। आपने कुछ बेसिक चीजें इग्नोर की और बहुमत का आपने सरकार को कहा कि बहुमत सिद्ध करे। वो पेटेंटली गलत था। स्पीकर को कहा कि हाउस में टूट फूट होती है तो चीफ विप, जिसे हम मुख्य सचेतक कहते हैं, क्योंकि स्पीकर ने तत्काल जो स्प्लिंटर पार्टी थी जो टूट के गई थी, एक नाथ शिंदे गुट की, उन्होंने अपना स्पीकर चीफ विप नियुक्त किया और उसको स्पीकर महोदय ने रिकॉग्नाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत बताया था और कहा
कि इन केसेस में पार्टी ओरिजिनल जो है उसी का कहना फाइनल होगा, कम से कम मुख्य सचेतक चीफ विप के केस में या लीडर ऑफ द हाउस के केस में। लिहाजा ये बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल आप याद रखें कि जी ओरिजिनल जो पार्टी है उससे अगर कोई स्प्लिटर ग्रुप हो गया और आपने कहा कि हाँ साहब ये तो ज्यादा संख्या है, संख्या हाउस में लेजिस्लेचर पार्टी के हाउस में जो संख्या है उसके भरोसे पे आप फैसला नहीं कर सकते। ये ताकीद की थी स्पीकर को और ये भी कहा था कि पिछला जजमेंट याद कीजिए 3 महीने के अंदर आपको फैसला देना है, तो ये भी कहा था आप फैसला दीजिए। अब स्पीकर ने नोटिस तो इशू कर दिया है, 2 अगस्त तक उनको ये फैसला देना है। जैसे ही 2 अगस्त खत्म होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस पड़ा हुआ है महाराष्ट्र से शिवसेना जो ओरिजिनल थी उसने दायर किया है कि साहब स्पीकर इनऑर्डिनेट डिले कर रहे हैं। तो जैसे ही ये 2 अगस्त खत्म होगा ये केस फिर शुरू हो जाएगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर ने फैसला नहीं दिया या गलत फैसला दिया, दोनों ही स्थितियों में उद्धव ठाकरे वहां ऑलरेडी हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार करेंगे कि साहब अब आप बताइए क्या आगे करना है। स्पीकर का ये फैसला है जो कि आपके आदेशों के से अलग है। और आप जानते हैं हाल के दौर पे केंद्र सरकार, राज्य की जो बीजेपी की सरकारें हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को इग्नोर कर रही हैं। आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में बहुत स्पष्ट कहा गया था कि फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल प्रिंसिपल, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चुनी हुई जनता की जो सरकार है उसके अधिकार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिटी के खिलाफ होगा, बहुत स्पष्ट कहा था। लेकिन 11 तारीख को ये फैसला आता है। 19 तारीख को केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस इशू करती है और वो सारी चीजें करती है जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। ये केस भी आ रहा है, ये केस भी डिसाइड होना है कि दिल्ली का, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने कहा कि नहीं, इसमें लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है। लॉ पॉइंट क्या इन्वॉल्व है? लॉ पॉइंट ये है कि बहुत आराम से केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल को ही चेंज कर दिया। जरा हिमाकत देखें आप कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में लिस्ट होती है, लिस्ट 2 में एंट्रीज होती है, लिस्ट 1 2 3 होता है। लिस्ट 2 की एंट्री 41 नंबर में जो एंट्री है लिस्ट 2 की, उसको उसने चेंज कर दिया है। और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, जो राज्य सरकार की इस असेंबली को है, चुनी हुई असेंबली को, उसकी शक्तियों से जो एंट्री के पावर मिले हैं चेंज करने के, उसको उसने बदल दिया है एक ऑर्डिनेंस से, मतलब एक ऑर्डिनरी कानून बना के, विधेयक डाल के। ऑर्डिनेंस का 3A बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, आप देखेंगे तो हंसेंगे और ताज्जुब करेंगे कि क्या हिमाकत कोई केंद्र सरकार इतने के बावजूद कर सकता है। तो ये एंट्री 41 को इन्होंने बदल दिया है, और बदल दिया है तो जानते हैं उसको क्या है? 3A में इन्होंने ऑर्डिनेंस में लिखा है, दिल्ली असेंबली कैन नॉट मेक लॉज लॉज ऑफ सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। दिल्ली असेंबली को ये पावर, और ये जबकि एंट्री 41 में स्पष्ट है, इस पावर को बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार के पास दिल्ली को लेकर सिर्फ 3 इश्यूज पे पावर है, एंट्री 1 2 18, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन होता है। इसके अलावा उसके पास कोई, इसके अलावा सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन उसको उसने पलट के एक ऑर्डिनेंस से, एक ऑर्डिनरी लॉ से, जो कि बिल पास होने की बात है, उसने कहा कि नहीं साहब, ये भी पावर आपसे ले लेते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइडेड है आप उसको बदल दे एक छोटे लॉ से। उसके लिए लॉ मेकिंग, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पावर्स जो होते हैं वो आर्टिकल 368 में है, जिसके लिए आपको बाकायदे एक अलग प्रोविजन मेजॉरिटी का होता है जो लेना पड़ता है। लेकिन आपने कहा नहीं, हम धीरे से आके बदल देते हैं।
और इसके लिए आपने जो सहारा लिया वो लिया 7A का, जो 239 दिल्ली के लिए एक्ट है, उसके सेक्शन 7 का सहारा लिया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स इस हकीकत को समझे कि किस तरह केंद्र सरकार धोखा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रही है। 7A कहता क्या है? पार्लियामेंट may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto। बहुत स्पष्ट है कि जो ये पावर्स आपको इसके पहले उस प्रोविजन में दे रखे हैं, उसमें आप कुछ ऐड और वो करना चाहे, मतलब उसी पावर को आगे बढ़ाना चाहे उन मुद्दों पे, तो आप ये कर सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि आप एंट्री ही बदल दीजिए और दिल्ली असेंबली के पावर ही ले लीजिए। तो ये बेहद एक यूं कहिए कि एक अजीब सा दुस्साहसिक कारनामा दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने किया है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। इस पे जब कहा गया, इस पे जब चर्चा हुई, तो इस पे इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब मेरे ख्याल से जल्दी सुन लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं साहब वेट कर लीजिए। इस पे जो काउंसिल थे दिल्ली केंद्र सरकार के, उनका कहना था साहब ये जो ऑर्डिनेंस बिल में आएगा ना, तो 3A हम हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे क्या भरोसा है कि आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, हम इससे तो नहीं चलेंगे। और ये कह के उन्होंने कहा कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजते हैं, और अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब डिसाइड करेगा, अभी डेट इसकी तय नहीं हुई है। तो दूसरा ये जो बिल है, सेंटर किस तरह से मतलब बिल्कुल इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट की ताकीद को ऑर्डिनेंस लाके ये चीजें कर रही, तो आप देख सकते हैं कि हिमाकत इतनी बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी घटा बताने की कोशिश हो रही है। तो ये एक है इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आपको हमने बताया कि महाराष्ट्र केस ज्यादा क्रूशियल है, मणिपुर है, राहुल गांधी का केस है, और जो सबसे बड़ी बात है इसमें पीएमएलए का केस है। पीएमएलए की वैधता को चुनौती, क्योंकि पीएमएलए में जो प्रोविजन है उसके तहत इनकी जो सरकार ईडी है, इनका जो एक यूं कहिए कि गुर्राता रहता है और विरोधियों को बिल्कुल जैसे लगता है कि फाड़ खाएगा। ये जो ईडी है, इस ईडी के जो प्रोविजन है, इसमें चूंकि ये फाइनेंशियल मैटर होता है, इसमें क्रिमिनल पावर्स नहीं प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को दिए जाते, लेकिन इसमें कोशिश पीएमएलए ने क्या किया कि उस प्रोविजन के तहत लोगों को गिरफ्तार करने लगी, धमकाने लगी और महीनों तक जेल में रखने लगी। अंत में पता लगा कि चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई, चार्जशीट दाखिल हुई तो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टेट नहीं किया। तो पीएमएलए के सर्टेन प्रोविजंस की वैधता को लेके भी, क्योंकि ये एक टूल बन गया है सरकार का विरोधियों को धमकाने का, फिर उनको धमका के अपने पाले में करने का। तो दूसरा इसका पक्ष ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उस प्रोविजन को अगर ये हटा दिया गया तो ये टूथलेस टाइगर हो जाएगा। जो आज इस समय बुलडॉग की तरह गुर्राता है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा, अभी इसके डायरेक्टर को लगातार एक साथ एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन पा रहे थे, क्योंकि उनकी, मुझे लगता है कि उनके पंजों में ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और उनकी सेवाएं 31 जुलाई तक ही कर दी। तो अब यह है कि इन पदों पे जो लोग रहेंगे उनकी नजर उन पे सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी। तो ये एक अपने आप में क्रूशियल केस होगा। इसके अलावा दिल्ली में अभी कुछ एक अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट को लेकर काफी चर्चा चले। डीईआरसी के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के अपने आका की लेता रहता है आदेश, लिहाजा वो अरविंद केजरीवाल जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ द्वंद्व, और वो भी बहुत घटिया द्वंद्व इन दोनों के बीच में चल रहा है। लिहाजा एक अपॉइंटमेंट को लेके दोनों में सहमति नहीं हो पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट के कहा था कि आप लोग जाके छोटे छोटे मुद्दे पे मेरे पास ना आइए, और सहमति नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट गई है
और आगे अब देख रहा है कि क्या होता है। अब मुझे लगता है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख दी है और ये भी शुक्रवार है और 4 तारीख को उसने कहा है कि हम कम से कम एडहॉक तो अपॉइंट कर ही देंगे, उसके बाद देखते हैं। लेकिन कम से कम हम एडहॉक, अगर आप लोग फेल होते हैं तो हम अपॉइंट करेंगे। और यही बात उसने मणिपुर को लेके कही थी कि अगर आप नहीं करते हैं तो हम अपना कदम बढ़ाएंगे। 28 तारीख तक मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार कुछ भी करने जा रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि यहाँ वहां लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का ब्रेकडाउन है और ये रिकमेंड कर सकती है कि वहां पे केंद्र जाके वहां पे सरकार चलाए, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। मेरे ख्याल से ये एक विकल्प है जो कि सुप्रीम कोर्ट सोच सकता है और नहीं तो कम से कम चीफ मिनिस्टर को वहां पे हटाने का तो कर ही सकता है कि ये चीफ मिनिस्टर कम से कम इफेक्टिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, इतना कह देगी और ये अपने आप में एक ऑर्डर होता है। और ये ऑर्डर होगा तो केंद्र सरकार को जाहिर है चीफ मिनिस्टर को हटा के सेंट्रल रूल लाना पड़ेगा। तो ये एक विकल्प हो सकता है क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी अभी तक नहीं की है जिसको कहा जाए कि टेंजिबल टर्म्स में दृष्टिगोचर होने वाला कोई ऐसा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर 77 दिन तक एक डिफेनिंग साइलेंस, कानों को फाड़ने वाला सन्नाटा चुप्पी बरतते रहे। ये तो कहिए जब सुप्रीम कोर्ट से धमकी मिली तब उन्होंने कहा मेरा हृदय क्रोध से बड़ा भरा हुआ है और देश शर्मसार है। दरअसल उनको कहना चाहिए था कि देश का हृदय क्रोध से भरा हुआ है और मैं शर्मसार हूं, मेरी सरकार शर्मसार है। और आप अक्सर देखेंगे जब जब सरकार शर्मसार होती है तो उसको देश पे डाल दिया जाता है और खुद को बताया जाता है कि मैं बिल्कुल इसको ठीक कर दूंगा, जबकि करना ये आपको था। शर्मसार आपको होना चाहिए कि आपके सदारत में जो सरकार है और जो अब वहां पे भी है उसके राज में ये औरतें नंगी करके घुमाई जा रही, उनके साथ से हेरेसमेंट हो रहा है और घंटों हो रहा है और पुलिस बाई स्टैंडर्ड है, मूक दर्शक बनी खड़ी है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। अब सबसे क्रूसियल जो आने वाला है वो है 370 पर रोज चर्चा होगी। 2 अगस्त के बाद डेली सुनवाई होनी है। 370 बहुत दिनों तक टलता रहा, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जब वो जज थे, उस समय से भी कहा था कि इसको सुनना चाहिए, तो सीरियस मैटर। और आप ताज्जुब करेंगे कि पिछली हियरिंग में जब सरकार के वकील ने कहा, आप गौर कीजिएगा, आपको अखबारों में अचानक एक खबर मिली होगी अभी 2 हफ्ते पहले, बल्कि 10 दिन पहले, जिसमें कहा साहब कश्मीर में इतना अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, वहां पे सब बहाल हो गया है, सब कुछ गजब का चल रहा है, बहुत हुआ है। जानते हो क्यों किया गया था? ताकि ये इंप्रेस कर सके सुप्रीम कोर्ट को कि साहब देखिए ना 370 के बाद कितना बदल गया। पहले कितना हाथ में पत्थर रहा करते थे, अब कुछ है? अब तो कहीं कुछ नहीं है। देखिए साहब कितना अच्छा कर दिया है। और यही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर भी किया है सरकार ने कि साहब सब देखिए बहुत अच्छा हो गया है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, इशू हमें ये देखना ही नहीं है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, देखना यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। आपने वहां की असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बता दिया एक नोटिफिकेशन से। ये सब जो मुद्दे हैं ये देखने वाले हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि आपने 370 लाके कितना बेहतर किया, कितना खराब किया, इशू ये है ही नहीं है। आपने वो काम कॉन्स्टिट्यूशनली किया था कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है। मेरे ख्याल से सरकार की गर्दन इन 7 केस में पूरी तरह फंसी हुई है और इसमें से कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कि अगर टाइट कर दिया जाए तो मुश्किल ना पड़े। देखना है 15 अगस्त को मोदी जी का भाषण कैसा होता है और वो भी इस लाइट में कि सुप्रीम कोर्ट इस समय देश में सबसे ज्यादा सम्मानित संस्था, जिस एक संस्था पे विश्वास है जनता को, वो है देश की सुप्रीम कोर्ट। खास करके इस काल में जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई है और ये माना जा रहा है कि जजेस
और ये जो टोटल डिस्पेंसेशन है, जुडिशियल डिस्पेंसेशन, ये बिल्कुल अलग है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से इसमें चीजें हो रही हैं। अगले 3 हफ्ते सिर्फ नजर रखिएगा, और मेरा दावा है कि आज जो मैंने बताया है, इससे आपको हकीकत तो पता चल गया होगा कि केसेस में सरकार की भूमिकाएं क्या क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड क्या रहा है, और खास करके उन मामलों में जिसमें सरकार एक पार्टीजन रोल ले रही है, एक पक्षपात का भेदभावपूर्ण रोल ले रही है, या जिद कर रही है, अपनी ताकत बताना चाहती है। ये चीजें सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। देखना है अगले 3 हफ्ते जो न्याय का तराजू है वो कैसे हिलता है, और हिलता है या वैसे ही स्टेबल रहता है, और तब जाके मोदी जी 15 अगस्त को भाषण में क्या कहते हैं, ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए।